हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। आज हम आंसर लिखेंगे। आज मैंने हिस्ट्री के ही कुछ पुराने क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो 2020 में पूछे गए थे। जीएस पेपर फर्स्ट में पूछे गए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शैलकृत स्थापित प्रारंभ भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, भारत में बौद्ध के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, लॉर्ड कर्जन की नीतियां एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन करना है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक का परिणाम प्रतीत होती है, तर्क कीजिए। तो मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूपीएससी पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। लिखने के पहले मैं आपको बता दूं, आप पेपर और पेन लेके बैठें और जो भी आंसर है उसका एक शॉर्ट नोट बनाते चलें, जिससे आपको फ्यूचर में जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन डील करना हुआ तो आपके पास एक गाइडलाइन रहेगी। तो प्लीज़ आप नोट्स जरूर बनाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। हमें शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला के बारे में देखना है, उसके इतिहास के बारे में जानना है और ये महत्वपूर्ण क्यों है ये जानना है। ये एक 100 वर्ड में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर देखते हैं। शैलकृत स्थापत्य हमें प्राचीन लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। भारत में 1500 से अधिक शैलकृत संरचनाएं हैं। सबसे पुराना शैलकृत स्थापत्य बराबर गुफाएं हैं, जो कहाँ हैं, बिहार में, लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। अन्य प्रारंभिक गुफा प्राचीन मंदिर पश्चिम दक्कन में पाए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर बौद्ध मंदिर और मठ हैं, जो 100 ईसा पूर्व से 170 ईस्वी के बीच के हैं। सबसे प्राचीन गुफा मंदिरों में भाजा गुफा, कार्ला गुफाएं, बेटसे गुफाएं, कन्होरी गुफाएं और अजंता की कुछ गुफाएं शामिल हैं। इन गुफाओं में पाए जाने वाले अवशेषों से महत्वपूर्ण धार्मिक और वाणिज्यिक संबंधों का पता चलता है, क्योंकि बौद्ध मिशनरी अक्सर भारत से होकर जाने वाले व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों के साथ आते थे। कुछ और वैभवशाली गुफा मंदिरों में खंभे, मेहराब और विस्तृत अग्रभाग शामिल थे, जो धनी व्यापारियों द्वारा रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच बढ़े हुए समुद्री व्यापार के दौरान बनाए गए थे। बाद में शैलकृत वास्तुकला एलोरा गुफाओं में और अधिक परिष्कृत हुई, जो अंततः कैलाश मंदिर के रूप में पराकाष्ठा तक पहुंची। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको इसका आंसर पसंद आया होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विवेचना कीजिए या विश्लेषण कीजिए। प्रथम पाल राजा गोपाल बौद्ध थे और इसलिए उनके सभी वंशज भी बौद्ध थे। जब हम विचार करते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि शासक अपने साम्राज्य के प्रबंधन में धर्म को कितना महत्व देते थे। पाल राजाओं ने नए कर संग्रह के तरीकों से राजस्व का उपयोग पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार से संबंधित पहलों के लिए किया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पहाड़पुर जैसे बड़े मठ थे, जो राजा धर्मपाल के शासनकाल के दौरान किए गए थे।
पाल शासकों में धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण का पालन किया, हिंदू मंदिरों के लिए भूमि प्रदान की और हिंदू ब्राह्मणों को पाल दरबार में उच्च पदाधिकारी पद धारण की अनुमति दी। इससे आस्थाओं के बीच विचारों के शांतिपूर्ण आदान प्रदान का वातावरण मिला और यह बात का एक बड़ा कारण है कि कैसे हिंदू तंत्रवाद ने बौद्ध धर्म में अपना रास्ता बनाया। परिणाम स्वरूप इसने वज्रयान दर्शन को जन्म दिया। पाल राजवंश ने बौद्ध मठों में बिना किसी पूर्वग्रह ग्रह के दर्शन और चर्चा के लिए वातावरण तैयार किया था। तो इसलिए पाल काल बौद्ध के इतिहास में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हमें बताना है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियां क्या थीं और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके प्रभाव क्या रहे। 1899 से 1905 के बीच भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन इस पद को धारण करने वाले सबसे विवादास्पद और परिणामी धारकों में से एक थे। 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर्जन के समय अधिक आलोचनात्मक कार्यों में से एक था, जिससे न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध को जन्म दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। विभाजन ने बंगाल में व्यापक आक्रोश और द्वेष भावना पैदा की। बंगाल सहित अन्य जगहों पर कांग्रेस और देशभक्त भारतीयों हेतु यह स्पष्ट था कि कर्जन का मकसद सूबे में साक्षर वर्ग की बढ़ती हुई राजनीतिक आवाज को कुचलना और उनके खिलाफ धार्मिक संघर्ष और विरोध को भड़काना है। लेकिन विभाजन का विरोध केवल इस वर्ग तक ही सीमित नहीं था। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, विशेष रूप से वस्त्रों और स्वदेशी को बढ़ावा देने का अभियान शुरू हुआ है। अपनी देशभक्ति को रेखांकित करने और उपनिवेशवादियों को चुनौती देने के लिए वंदे मातरम गाने वाले प्रदर्शनकारियों ने मार्च और प्रदर्शन किए। ये प्रक्रिया स्वतंत्रता की प्राप्ति तक चलती रही। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। जीवन की बदलती परिस्थितियों में खुद को समायोजित करने के प्रयासों में जाति व्यवस्था ने नई भूमिका ग्रहण की है, जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के अलावा पश्चिमीकरण जैसे अन्य कारकों से प्रभावित हुई है। संस्कृतिकरण, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक धार्मिक सुधार, स्थानिक और व्यावसायिक गतिशीलता और बाजार अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने जाति व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। जातियों की पारस्परिक निर्भरता जो सदियों से मौजूद थी, जिसे जजमनी जैसी संस्थागत प्रणाली द्वारा समर्थन प्राप्त था, आज नहीं पाई जाती है। जैसा कि M.N. श्रीनिवास बताते हैं कि जातियों की ऊर्ध्वाधर एकजुटता का क्षैतिज एकजुटता से प्रतिस्थापन हो गया है। जियो और जीने दो की नीति को कभी जाति से जुड़ी थी, आज उसका कोई अर्थ नहीं है। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, परिवहन के आधुनिक साधन, धन के महत्व में वृद्धि और नए सामाजिक आंदोलनों जैसे शक्तिशाली बलों के प्रभाव के चलते भारत में जाति के गण की दीवारों में पहले से ही व्यापक दरारें दिखाई देने लगी। लेकिन यह सोचना एक भारी भूल होगी कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में जाति अभी भी जाति की कहीं कहीं पर प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। और अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जाति की कितनी ज़्यादा प्रासंगिकता है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिए।
इसका आंसर लिखते हैं। क्षेत्रवाद किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक वर्ग के बीच विशिष्ट भाषा, संस्कृति आदि की विशेषताओं में से संबंधित एक भावना या विचारधारा है। क्या है? क्षेत्रवाद किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच या एक वर्ग के बीच विशिष्ट भाषा, संस्कृति आदि की विशेषताओं से संबंधित एक भावना या विचारधारा है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को उस मिट्टी के पुत्र के रूप में देखता है और यह मानता है कि यह मिट्टी से संबंधित सभी अवसर पहले उसे मिलने चाहिए, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति को। यह एक प्रकार की प्रांतीयता है। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय प्राथमिकता से ऊपर रखता है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करता है। यदि क्षेत्रवाद सीमाओं में रहकर कला और सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा देता है, आप यहाँ इसको डेटा हो गया है, देता है, तो यह राष्ट्रवाद को एकजुट करेगा और इसे सुदृढ़ बनाने वाला एक कारक होगा। भारत की एकता उसकी विविधता में निहित है, जिसे हर कीमत पर परिरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तभी समावेशी विकास के लिए जगह बन सकती है और भारत समग्र रूप से विकसित हो सकता है। राज्य की सीमाएं जो लोगों को भाषाई या प्रशासनिक रूप से विभाजित करती हैं, वे एक राष्ट्र, एक संविधान और एक भावना द्वारा एकजुट होती हैं, और यह भारत है जो सभी रंगों, सभी धर्मों और सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा एकजुट है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन के आंसर पसंद आए होंगे। तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कौन सा आंसर आपको अच्छा लगा उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।